बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी का। फर्स्ट यूनिट है कार्डिक डिसऑर्डर और ये बहुत इजी यूनिट है। हमने एचएन में भी इसको कवर किया था अच्छी तरीके से। और अभी पढ़ते हैं कि ये बेसिकली है क्या और किस तरह इसमें क्या क्या चीज़ हम पढ़ेंगे। ठीक है, इंजाना पेक्टोरस की अगर मैं आपको बताता चलूँ, इंजाना पेक्टोरस बेसिकली चेस्ट पेन को कहते हैं। ठीक है, आगे का मज़ीद डिटेल है इसकी कि इंजाना पेक्टोरस चेस्ट पेन को कहते हैं और ये काज बाय ट्रांसिस मायोकार्डियल इस्कीमिया ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन द मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड। कहते जो हमारे हार्ट की जो ब्लड की सप्लाई और ऑक्सीजन की डिमांड होता है, जब हमारे हार्ट को प्रॉपरली ब्लड और ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिलता तो उसकी वजह से जो चेस्ट पेन होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंजाना पेक्टोरस। आसान अल्फाज में ये भी बताता चलूँ आपको कि जब हमारे हार्ट तक प्रॉपरली फ्लो ऑफ ब्लड नहीं पहुंचता तो उसके ऊपर हार्ट के ऊपर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से जो पेन क्रिएट होता है हमारे चेस्ट पर उसको हम इंजाना पेक्टोरस कहते हैं। अभी मायोकार्डियल इस्कीमिया। मायो का वर्ड्स जो होता है मसल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कार्डियल का मसल कार्डिया जो वर्ड्स है ये हार्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इस्कीमिया का मतलब है ऑक्सीजन की कमी। तो जब हमारी हार्ट के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हमारे जो हार्ट के मसल्स होते हैं उसके अंदर जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो इसको मायोकार्डियल इस्कीमिया कहलाया जाता है। ये कहते हैं मायोकार्डियल इस्कीमिया अकर व्हेन एबिलिटी ऑफ अ कोरोनरी आर्टरीज टू सप्लाई ब्लड इज एडिक्वेट टू मीट द मेटाबॉलिक डिमांड ऑफ द हार्ट। कहते आम तौर पर जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज होती है वो हमारे हार्ट तक बहुत ज़्यादा एडिक्वेट अमाउंट के हिसाब से ब्लड पहुंचाती है, ज़्यादा से ज़्यादा, कि जो हमारी हार्ट की जो डिमांड होती है वो पूरी हो सके। मगर जब हमारे कोरोनरी आर्टरी में कोई भी मसला वगैरह आ जाता है, कोई भी ऐसी चीज़ हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह आ जाता है या थ्रम्बस वगैरह बन जाता है, फिर प्रॉपरली ब्लड हमारे हार्ट को नहीं मिलता। जब हमारे हार्ट को प्रॉपर हार्ट के मसल्स को प्रॉपरली ब्लड नहीं मिलेगा तो उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी हार्ट के मसल्स के अंदर। जब उस हार्ट के मसल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, मायोकार्डियल इस्कीमिया कहलाया जाता है। अभी टाइप्स ऑफ इंजाइना की हम बात करते हैं। इंजाइना के 3 टाइप बताए गए, एक स्टेबल इंजाइना, अनस्टेबल इंजाइना और वेरिएंट इंजाइना। आगे ये क्या है हम आगे पढ़ते हैं। स्टेबल इंजाइना वो इंजाइना होता है जब हम रेस्ट कंडीशन में होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर जब हम कोई काम वगैरह करते हैं उसकी वजह से हमें सीने में दर्द होता है, या वो हम काम छोड़ दें, रेस्ट करें, उस रेस्ट की वजह से जब हमारा वो पेन ख़त्म हो जाता है तो उसको हम स्टेबल इंजाइना कहते हैं। पढ़ते हैं अभी। स्टेबल इंजाइना पेन स्टेबल सबस्टर्नल पेन एरिया ऑफ द चेस्ट। हमारा जो सबस्टर्नल एरिया होता है चेस्ट का वहाँ पर इसमें पेन होगा, और वो पेन रेडिएट हो सकता है हमारे लेफ़्ट आर्म और शोल्डर की तरफ रेडिएट हो सकता है। और इस जो स्टेबल इंजाइना का जो पेन का ड्यूरेशन होगा वो 15 मिनट से कम होगा। तो ये टाइम की ड्यूरेशन आप लोगों ने जहन में रखनी है कि ये एमसीक्यूज इससे बन सकता है कि आप लोगों ने जो स्टेबल इंजाइना का जो पेन ड्यूरेशन है 15 मिनट से कम है। अच्छा, फिर कहते हैं ये कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से स्टेबल इंजाइना होता है। कोई एक्सर्शन, कोई सब ज़्यादा मेहनत वाला काम करे उसकी वजह से भी चेस्ट पेन हो सकता है, हैवी मील खाने की वजह से, या ज़्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट से एक्सपोज होने की वजह से, उसकी वजह से जो पेन होता है उसको हम स्टेबल इंजाइना कहते हैं। मिसाल के तौर पर कोई बहुत ज़्यादा हैवी एक्सर्शन काम करे, बहुत ज़्यादा मेहनत करे, उसके काम करते उसके सीने पे दर्द हो, और जैसे वो रेस्ट करे तो उसके सीने का दर्द ख़त्म हो जाए, तो इस मतलब ये स्टेबल इंजाइना है। और ये बताया कि ये जो स्टेबल इंजाइना है इसका पेन रिलीफ कैसे होता है। जब हम रेस्ट करते हैं तो पेन रिलीफ होता है। सबलिंगुअल नाइट्रोग्लाइसरीन की अगर मैं आपको बताता चलूँ कि ये सबलिंगुअल नाइट्रोग्लाइसरीन बेसिकली आप लोगों ने मेडिकल स्टोर में काम किया, या इंजेसेट के नाम से एक टेबलेट आती है, वो क्या होती है, नाइट्रोग्लाइसरीन होती है। वो बेसिकली क्या करती है, जैसे हम वो ज़बान के नीचे रखते हैं तो वो हमारे जो आर्टरीज़ वगैरह उसको डायलेट कर देती है। जैसे वो आर्टरीज़ फ़ौरन वो डायलेट हो जाती है तो फ्लो ऑफ ब्लड जो होता है हमारी हार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मिलना शुरू हो जाता है और हमारा दर्द फ़ौरन ही ख़त्म हो जाता है। तो अच्छा, इसको स्टेबल इंजाइना को हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। ईसीजी की वजह से, एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट की वजह से, और कोरोनरी एंजियोग्राफी की वजह से हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होगी इस स्टेबल इंजाइना की। कोरोनरी एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं हम, और पीटीसीए जैसे परक्यूटेनस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी भी कहते हैं। ये दो मैनेजमेंट होते हैं स्टेबल इंजाइना को ट्रीट करने के लिए। और इसके साथ साथ हम कुछ मेडिकेशन भी दे सकते हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर, एटानोलोल वगैरह हो गए, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं जैसे डेल्टाजाइम वगैरह हो गई, और लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेज जैसे आइसोसर्बेट
हो आइसोसर्बेट डाइनाइट्रेट या आइसोसर्बेट मोनोनाइट्रेट, ये लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स भी दे सकते हैं। लिपिड लोअरिंग एजेंट जो होते हैं, जो वो ड्रग्स जिसके इनमें सर्टान वगैरह आ जाता है, और ये भी हम दे सकते हैं। ये स्टेबल इंजाइना को ट्रीट करने के लिए ये मेडिकेशन दे सकते हैं हम लोग। अच्छा, उसकी नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगी? अगर कोई इंसान स्टेबल इंजाइना के साथ है तो उसको हम को बोलेंगे आप स्मोक वगैरह ना करें, स्ट्रेस रिडक्शन थेरेपी देंगे, वेट रिडक्शन का हम बताएंगे वेट रिड्यूस करो, और आप उनको बताएं कि भाई आप कोलेस्ट्रॉल लिमिटेड अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल इस्तेमाल करें, ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। हमारा स्टेबल इंजाइना कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हम वेरिएंट इंजाइना की अगर हम बात करते हैं, वेरिएंट इंजाइना क्या होता है? वेरिएंट इंजाइना को हम दूसरा नाम प्रिंजिमेंटल इंजाइना भी कहते हैं या वेसो स्पाज्मोटिक इंजाइना भी कहते हैं। बेसिक स्पाज्मोटिक इंजाइना का अगर मैं बता चलूँ, जो वेसल्स होते हैं फॉर एग्जांपल आर्टरीज वगैरह जो होते हैं, ये क्या होते हैं? स्पाज्म हो जाते हैं, बिल्कुल नैरो हो जाते हैं। उस नैरो जब हो जाते हैं तो फिर आगे फ्लो ऑफ ब्लड जो हमारी हार्ट की तरफ नहीं पहुंचता, उसकी वजह से जो दर्द होता है उसको वेरिएंट इंजाइना कहते हैं। पढ़ते हैं, चेस्ट पेन एट रेस्ट ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म। बताया गया है कि जब कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म हो जाते, बिल्कुल बारीक हो जाते, आगे हार्ट की तरफ ब्लड नहीं पहुंचा, उसकी वजह से जो दर्द हमें होगा उसको हम वेरिएंट इंजाइना कहते हैं। और अगर किसी को कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म हो गया, अगर वो रेस्ट कंडीशन में हो तब भी उसको दर्द होगा। अच्छा, ये दर्द इट मे बी एसोसिएटेड विद द रैपिड आई मूवमेंट स्टेज ऑफ द स्लीप साइकिल। स्लीप साइकिल का एक स्टेज जिसको रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं, उस स्टेज की वजह से भी ये, उस स्टेज में भी ये वेरिएंट इंजाइना हो सकता है। ये फिर इसकी एक अलग कहानी है स्लीप साइकिल की, अगर यहाँ पर आप जहन में ये रख लें। अच्छा, एक्यूट एलिवेशन ऑफ द एसटी सेगमेंट। अगर एक्यूट एलिवेशन हो जाए, एसटी सेगमेंट जो हमारे ईसीजी के अंदर एसटी सेगमेंट होता है, वो जब एलिवेट हो जाता है तो उसकी वजह से भी हमें वेरिएंट इंजाइना हो सकता है। और एसटी सेगमेंट जब एलिवेट हो जाए तो ये हमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन शो करता है। मतलब अगर किसी को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाए तो उसको भी वेरिएंट इंजाइना हो सकता है। और डिसरिथमियाज ऑफन अकर ड्यू टू द सीवियर पेन। ज़्यादा दर्द की वजह से जो हमारा हार्ट के जो रिदम होंगे वो क्या हो जाएंगे? वो डिसरिथमियाज होंगे, चेंज होंगे, कभी ज़्यादा होंगे कभी स्लो वगैरह होंगे। वेरिएंट इंजाइना का एक ही स्लाइड है इसमें। उसके बाद अगर मैं बताता चलूँ स्टेबल इंजाइना क्या होगा, अपने अनस्टेबल इंजाइना का पढ़ा, अभी उसके वेरिएंट इंजाइना का, अभी स्टेबल इंजाइना की बात करता हूँ। कहते स्टेबल इंजाइना इंक्रीज फ्रिक्वेंसी सीवियरिटी ड्यूरेशन पेन इन पेशेंट ऑफ द स्टेबल इंजाइना। स्टेबल इंजाइना के मुकाबले में इस अनस्टेबल इंजाइना का जो फ्रिक्वेंसी होगी वो भी इंक्रीज़ होगी, सीवियरिटी भी होगी, ड्यूरेशन भी स्टेबल इंजाइना के मुकाबले में अनस्टेबल इंजाइना का ड्यूरेशन भी ज़्यादा होगा। पेन इज सीवियर मोर देन 20 मिनट्स। स्टेबल इंजाइना में जो पेन था वो 15 मिनट से कम था, इसमें 20 मिनट से ज़्यादा होगा। लेस देन 2 मंथ्स पीरियड, 2 महीने तक भी हो सकता है ये दर्द आपको। और इसमें पेन अगर हम थोड़ा सा काम भी करते हैं या रेस्ट में होते हैं, दोनों कंडीशन में हमें पेन महसूस होता है। ये एमसीक्यू, अच्छा ये टाइम आपको बता रहे हैं, ये टाइम की बात जो आ रही है इसको नोट करना है। और ये लेस देन 2 मंथ्स ये पीरियड नोट करना है आप लोगों ने। और ये आपने ये पॉइंट भी नोट करना है कि अगर हम रेस्ट एक्सर्शन करें या कोई भी रेस्ट में हो, दोनों टाइम पे भी अगर हमें पेन महसूस होता है तो वो अनस्टेबल इंजाइना की वजह से होता है। फिर यहाँ पर बताया जा रहा है अगर किसी एक इंसान है उसको 10 अनस्टेबल इंजाइना है तो 10 से 15% चांसेस होते हैं, 10 से 20% चांसेस होते हैं कि उस अनस्टेबल इंजाइना के पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाए। अच्छा, ये कुछ अंडरलाइनिंग काजेज़ होते हैं अनस्टेबल इंजाइना के। ये क्या होते हैं? अगर हमारे आर्टरीज़ के अंदर आर्थरोस्क्लेरोसिस का प्लग वगैरह बन जाए, या उसके साथ साथ प्लेटलेट्स एग्रीगेशन, जब प्लेटलेट्स जम जाए हमारे आर्टरीज़ के अंदर, या थ्रम्बस वगैरह बन जाए जिसकी वजह से आर्टरी प्रॉपर्ली ब्लॉक हो जाए, या कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म हो जाए। मैंने आपको कहा था कि कोरोनरी आर्टरी बिल्कुल बारीक हो जाएगी, आप लोगों को नज़र आ भी रहा, बिल्कुल बारीक हो जाती है, फिर फ्लो ब्लड आगे की तरफ नहीं जाता, इसकी वजह से अनस्टेबल इंजाइना हो सकता है। अभी एक यूनिट हमारा ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर इसमें दूसरा मर्ज किया हुआ मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, इसको हम पढ़ते हैं कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन बेसिकली क्या होता है। यहाँ पर कुछ बताई गई है कि कोरोनरी आर्टरीज़ की बताई गई है कि ये आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा, ये कोरोनरी आर्टरी हमारी हार्ट से निकली हुई होती है। हमारी हार्ट से जो कोरोनरी, इसके दो हिस्से, एक राइट मेन कोरोनरी आर्टरी होती है, एक दूसरी होती है लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी। जो राइट मेन कोरोनरी आर्टरीज होती है वो बेसिकली हमारे कहाँ ब्लड सप्लाई करी, वो सप्लाई करती है हमारी ब्लड राइट आर्ट्रियम को और राइट वेंट्रिकल को और बॉटम पोर्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल को। यहाँ पर हमारी राइट मेन कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो हमारे राइट आर्ट्रियम को ब्लड प्रोवाइड करती है, राइट वेंट्रिकल को ब्लड प्रोवाइड करती है, और हमारे राइट आर्ट्रियम के एस ए नोड, ए वी नोड, उनको भी ब्लड प्रोवाइड करवाती है।
और इस तरह लेफ़्ट मेन कोरोनरी आर्टरी जो थी वो फिर फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है। एक को हम कहते हैं सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, एक को हम कहते हैं लेफ़्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। जो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है वो बेसिकली हमारे ब्लड पहुंचाती है हमारे लेफ़्ट आर्ट्रियम एंड साइड बैक ऑफ द लेफ़्ट वेंट्रिकल। हमारे लेफ़्ट साइड पे जो आर्ट्रियम है उसको हमें सर्कमफ्लेक्स आर्टरी ब्लड प्रोवाइड करवाती है, और उसके साथ साथ जो वेंट्रिकल का लेफ़्ट वेंट्रिकल का जो बैक साइड है उसको भी ब्लड प्रोवाइड करवाती है। और इंटीरियर डिसेंडिंग जो आर्टरी है वो हमारी लेफ़्ट वेंट्रिकल जो होता है नीचे लेफ़्ट वेंट्रिकल उसको ब्लड प्रोवाइड करवाती है। तो इसको आसान तरीके से अगर मैं आपको समझा दूं तो आप लोग इतना जहन में रखना कि जो राइट मेन कोरोनरी आर्टरी है वो राइट वेंट्रिकल और राइट आर्टरियम को ब्लड प्रोवाइड करेगी। लेफ़्ट मेन कोरोनरी आर्टरी जो होती है उसमें सर्कमफ्लेक्स हमारे लेफ़्ट आर्टरियम को प्रोवाइड करेगी, और जो डिसेंडिंग आर्टरी होती है लेफ़्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी वो हमारे लेफ़्ट वेंट्रिकल को ब्लड प्रोवाइड करेगी। ये आप लोग सिंपल से समझ लें। अच्छा, ये बताया कि एथेरोस्क्लेरोसिस विद द ब्लड प्लग, अगर बाज़ औक़ात क्या हो जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस बन जाता है, फैट पर बन जाते हैं, उसके साथ ब्लड क्लॉट भी बन जाता है, तो इसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। एथेरोस्क्लेरोसिस की प्लग भी दिखाए जा रहे हैं। और मैंने जो आपको कहा कि वेरिएंट इंजाना में जो हमने पढ़ा कि वेजोस्पाज़म हो जाए, तो वेजोस्पाज़म बेसिकली इसको कहते हैं कि ये अब आर्टरीज़ वगैरह जो होती है बिल्कुल बारीक हो जाती है, फिर आगे ब्लड नहीं पहुँच पाता। यहाँ पर आपको दिखाया भी जा रहा है कि यहाँ पर कोई प्लग वगैरह बन गया जिसकी वजह से आगे हो गई, ये जो हार्ट का जो पोर्शन है वो क्या हो जाए वहाँ पर निक्रोसिस वगैरह बन जाते हैं, फ्लो ब्लड जो होता है ऑक्सीजन वो प्रॉपरली नहीं पहुँचता, इस्कीमिया भी डेवलप हो जाता है। और यहाँ पर इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है, देखो ये ब्लड क्लॉट वगैरह जब बन जाते हैं तो उसकी वजह से आगे ये टिश्यू वगैरह देखे हार्ट के, ये आगे ब्लूस वगैरह हो गए, ऑक्सीजन की कमी हो गई या टिश्यू निक्रोसिस भी हो जाते हैं इसकी वजह से। अभी मायोकार्डियल इन्फाक्शन की अगर हम बात करते हैं, मायोकार्डियल इन्फाक्शन डिफाइन एज डेथ और नेक्रोसिस ऑफ द मायोकार्डियल सेल। अगर हम एक्यूट मायोकार्डियल इन्फाक्शन को डिफ़ाइन करते हैं तो कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि अगर मायोकार्डियल के सेल जो होते हैं अगर वो डेथ हो जाए या नेक्रोसिस हो जाए तो उसको हम एक्यूट मायोकार्डियल इन्फाक्शन कहते हैं। और फिर ये बताया जा रहा है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है, दिस काज मोस्ट काज ऑफ द ऑक्लेसिव कोरोनरी थ्रोम्बस एट द साइट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग एथेरोस्क्लेरोसिस प्लग। कहते हैं सबसे ज़्यादा मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो होता है वो किसकी वजह से हो जाता है, अगर हमारे फॉर एग्जांपल कोरोनरी आर्टरीज के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस के प्लग वगैरह पहले से बने हुए और वहाँ पर थ्रम्बस आके बन जाए, थ्रम्बस एक्यूमुलेशन हो जाए, थ्रम्बस वगैरह वहाँ पर आके बन जाए, जब एथेरोस्क्लेरोसिस प्लग भी बन गए ऊपर से थ्रम्बस भी बन गए तो फिर हमारे हार्ट को ब्लड बिल्कुल भी कम मिकदार में देना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से फिर क्या होगा, हमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन मतलब हार्ट अटैक हो जाता है। दूसरा, अगर मैं आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन की बात बता दूं कि रेयरली इन्फेक्शन रिजल्ट फ्रॉम द प्रोलॉन्ग वेजोस्पाज्म इनएडिक्वेट ब्लड फ्लू द मायोकार्डियम। कहते अगर किसी इंसान का कोरोनरी आर्टरी लंबे टाइम के लिए वेजोस्पाज्म नैरो हो जाती है तो फिर क्या होता है, हार्ट को जो ब्लड जितनी डिमांड होती है उसके मुकाबले में कम मिलता है, इनएडिक्वेट ब्लड मिलता है, उसकी वजह से भी आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। तीसरे, अगर मैं आपको बताता चलूँ, ये बताया जा रहा है कि रेयरली इन्फेक्शन रिजल्ट ड्यू टू द मेटाबॉलिक एकोलिजन, और बहुत है ये बहुत कम चांसेस होते हैं अगर किसी को मेटाबॉलिक एकोलिजन हो जाए, मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस के अंदर जब एम्बोलिक वगैरह बन जाता है और वो वहाँ से ट्रेवल करता है और हमारे हार्ट के अंदर आ जाए और कोरोनरी आर्टरी उसकी वजह से ब्लॉक हो जाती है, उसकी वजह से भी हमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। ये कुछ बताए गए। तो मैंने आपको सिंपल से बताया कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा चांसेस किसकी वजह से होते हैं कि कोरोनरी आर्टरी के अंदर पहले से एक प्लग एथेरोस्क्लेरोसिस का प्लग बना हुआ है और वहाँ पर उसके अलावा थ्रम्बस वहाँ पर एक्युमुलेशन हो जाए, तो उसकी वजह से मोस्ट कॉमन चांसेस होते हैं एमआई के। और कहते हैं कि वो लोग जो हेरोइन वगैरह या कोकेन वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उनको भी चांसेस होते हैं एमआई के। और एमआई को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, हार्ट अटैक कहते हैं। कहते हैं सडन डेथ फ्रॉम द एक्यूट मायोकार्डियल इन्फॉक्शन इज रिजल्टिंग आफ्टर 1 आवर ऑफ द सिम्टम ऑनसेट। कहते अगर कोई शख्स है उसको एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाए और वो उसके साथ मर जाए, फ़ौरन मर जाए, तो उस एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन के जो सिम्टम होंगे वो उसके मरने के 1 घंटे बाद स्टार्ट हो जाते हैं उनके सिम्टम। फिर क्या कहते हैं, अप्रोक्सीमेटली 30 to 50% ऑफ पर्सन विथ एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन डाई ऑफ द वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन।
कहते अगर के शख्स है जिसको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं जब हमारे वेंट्रिकल्स जो होते हैं ख़ासतौर पर लेफ्ट वेंट्रिकल जब वो बहुत ज़्यादा स्पीड से कंट्रक्शन होना स्टार्ट कर दे, उसको हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं। कहते अगर कोई शख्स वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के साथ है तो उसको 30 से 50% चांसेस होते हैं कि उसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाए। इरिवर्सिबल डैमेज टू द सेल्स एक और अबाउट द 40 मिनट्स। कहते हैं अगर किसी को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाए तो उसके 40 मिनट बाद क्या होगा, उसके जो सेल इरिवर्सिबल हो जाए। अगर 40 मिनट के अंदर उसको ट्रीट कर दिया जाए तो उसके सेल के चांसेस होते हैं कि वो बरकरार रहे, वरना वो इरिवर्सिबल हो जाते हैं। फिर इरिवर्सिबल मायोकार्डियल सेल डेथ एक और नेक्रोसिस एक और आफ्टर द 20 to 40 मिनट्स ऑफ द सीवियर। फिर क्या कहते हैं, अगर उसको इरिवर्सिबल मायोकार्डियल एक और हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, उससे 20 से 40 मिनट बाद क्या होगा, वो जो टिश्यू है वो नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएंगे, ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर क्या कहते हैं, मायोकार्डियल सेल दैट इज अंडरगो नेक्रोसिस आर द ग्रेजुअली रिप्लेस विद द स्कार सेल। कहते हैं जब मायोकार्डियल सेल जैसे जैसे मर जाते हैं, ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो नेक्रोसिस में तब्दील हो जाते हैं और उसके साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता वो स्कार टिश्यू के अंदर तब्दील हो जाते हैं। An acute inflammatory response develop in the area of the necrosis approximately 2 to 3 days after the infarction। कहते हैं अगर किसी को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाए और उसके कुछ टिश्यू नेक्रोसिस हो जाते हैं तो उस नेक्रोसिस में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो होता है वो 2 से 3 दिन बाद स्टार्ट होता है। क्लिनिकल फीचर की अगर मैं बात बता दूं, अगर किसी को मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से उसको चेस्ट पेन होगा। अच्छा, डिस्क्राइब एज द प्रेशर द सेंसेशन, उसको चेस्ट पेन होगा, सेंसेशन फील होगी चेस्ट पे, फुलनेस फील होगा, स्क्विजिंग जैसे ऐसे फील होगा जैसे कोई मेरे सीन पे बोझ वगैरह पड़ा हुआ हो, इस तरह बारी बारीपन महसूस होगा। ये कुछ सिम्टम क्लिनिकल फीचर है एमआई के। और पेन इज़ यूजुअली सबस्टर्नल एरिया पे उसको पेन भी होगा और वो पेन जो है रेडिएट हो सकता है जॉ तक और टीथ, शोल्डर और लेफ्ट आर्म और बैक इन तक वो पेन रेडिएट भी हो सकता है और रेडिएट होता है। डिस्पनिया एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग भी हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ भी होगी। एपिगेस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट विदाउट नोजिया एंड वोमिटिंग। अच्छा, एपिगेस्ट्रिक जो होता है हमारे स्टमक में भी उसको डिस्कम्फर्ट फील होगा, उस नोजिया वोमिटिंग वगैरह नहीं होगी मगर डिस्कम्फर्ट फील होगा। डायफिरोसिस भी हो सकता है एमआई की वजह से। डायफिरोसिस कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पसीनों जो आते हैं, एक्सेसिव स्वेटिंग जिसे कहते हैं। डायफिरोसिस भी हो सकता है एमआई की वजह से। हाइपोटेंशन भी हो सकता है और साइनकोप और नियरकोप, मतलब इस एमआई की वजह से अगर ट्रीट ना किया जाए तो वो पेशेंट जो वो पेशेंट है वो किसी साइनकोप में भी चले जा सकता है। अच्छा, साइनकोप कहते हैं कोमा में भी चला जा सकता है अगर उसको ट्रीट ना किया गया। ट्रैकिकार्डिया भी हो सकता है। ट्रैकिकार्डिया क्यों, जब प्रॉपरली हार्ट को ब्लड नहीं मिलता तो उसको जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से वो ज़्यादा धड़कना शुरू कर देता है। और एनजाइटी भी हो सकती है, रेस्टलेसनेस भी हो सकता है। और यहाँ पर हमारी जो कार्डियो की पीपीटी हुई पैथोफिजियोलॉजी की वो अल्हम्दुलिल्लाह एंड हो गई और उम्मीद है आप लोग को समझ आ गया होगा। बहुत इजी पीपीटी है और बेस्ट ऑफ लक गाइस। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट में यूनिट अभी शेयर करता हूँ।